वेलकम है आप लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमने सांस ली, सांस छोड़ दी, सिंपल। बाकी रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जब आपने जो फूड का जो इनटेक किया है, अब उस फूड को आप तुड़वाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ताकि आप लोगों को क्या मिल सके? एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि आप लोग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, अगर एनर्जी नहीं हुई तो क्या होगा? दिक्कत आएगी। जैसे कि आप 3-4 दिन भूखे रहोगे तो क्या आपके अंदर एनर्जी बचती है? बिल्कुल भी नहीं। तो सिंपल, ऑक्सीजन को हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम क्या करवा सकें? ब्रेक डाउन करवा सकें सिंपल मॉलिक्यूल्स का, लाइक ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, फैटी एसिड्स का। ठीक है, ताकि क्या आप ड्राइव कर सको? एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। क्लियर? अब ज़रूरी थोड़ी तुम्हारी बॉडी में हमेशा अच्छी चीज़ें बनेंगी, बेकार भी तो बनती है ना। तो CO2 जो कि हार्मफुल है, जिसको हम ब्रीदिंग के टाइम पे हम बाहर रिलीज आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो CO2 भी कब बनी हमारे पास? जब हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस करवा रहे थे, यानी कि हमने जो फूड का जो ब्रेक डाउन करवाया था, तो कुछ ना कुछ हार्मफुल चीज़ें बनी, जिससे क्या निकली हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो CO2 जो कि हार्मफुल है, उसको भी बाहर रिलीज करवाना ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करवाएंगे? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होगा? O2 लिया आपने, फिर आपने CO2 बाहर छोड़ दी, सिंपल। तो हमारे पास इसका मतलब ऑक्सीजन को हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं। अब यूज़ मैं नहीं कर रही, मेरी सेल, मेरे टिश्यू, पूरे के पूरे एक एक सेल हमारे ऑक्सीजन को यूज़ कर रही है, और फिर बदले में वो क्या रिलीज़ कर रही है? CO2। और फिर उसी CO2 को हम बाहर छोड़ देते हैं। क्लियर? तो यानी कि एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज नोन एज ब्रीदिंग। क्लियर? यानी कि एटमॉस्फेयर में जो भी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको आप लोगे, देन आपकी बॉडी ने जितनी भी जो ऑक्सीजन यूज़ की थी, फिर बदले में क्या बनाई थी? CO2, उसको आप बाहर रिलीज कर दोगे। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, और रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया हमारे पास? आपने जो फूड लिया है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाओगे, फिर आपसे क्या, आप क्या रिलीज करोगे उससे? एनर्जी। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या है? जो भी आपने जो फूड लिया है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाओ, देन उससे क्या निकलेगी? एनर्जी। क्लियर? इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्लियर? अब जैसे कि हमने देखा होगा, हम जब सांस लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट रीजन है वो काफ़ी ऊपर की तरफ होता है, राइट, और जब छोड़ते हैं तो हम काफ़ी रिलैक्स मोड में होते हैं, तो वहाँ पे होता है ब्रीदिंग। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो सुनो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की पहले बात करते हैं, तभी हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आएंगे। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब, किस चीज़ से आप रेस्पिरेशन कंप्लीट कर पा रहे हो? तो सबके अंदर एक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट है। लाइक हम सबके अंदर क्या है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिज्म में भी तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा ना। अब हमारी इतनी बड़ी बॉडी है तो लंग्स आराम से फिट हो गए, लेकिन जो छोटे ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हम लंग्स कहाँ से फिट करेंगे? तो अब हम छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, यानी हम अपनी बात सबसे लेट करेंगे। अब थोड़े छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं कि उनके अंदर किस किस तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो सुनो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। अब हमारे पास जो ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है ना, कोई कैसे ब्रीदिंग कर रहा है, वो डिपेंड करेगा कि एनिमल कहाँ पे रह रहा है, किस तरीके का हैबिटेट है उसका, किस तरीके का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब सेल है, टिश्यू है, उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम है, कैसा क्या उसकी पूरा का पूरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? इससे समझ में आएगा। तो जैसे कि एग्जांपल है लोअर इनवर्टेब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स। अब तुम्हें लग रहा है ना बिल्कुल चुन्नी चुन्नी सी बॉडी होगी तो उसके अंदर लंग्स तो फिट कर नहीं पाओगे। अब इनकी खुद इतनी सी बॉडी है तो ये कैसे काम करेंगे? तो ये कहते हैं कि मैं ना अपनी ही बॉडी से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मैं O2 CO2 को एक्सचेंज करवा लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? O2 CO2 का सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पूरी बॉडी सरफेस से एक्सचेंज हो जाता है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। अब थोड़े बड़े लोगों के पास चलते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया अर्थवर्म। अब अर्थवर्म कहता है मेरी तो इतनी सुंदर सी स्किन है, क्यूट क्यूट सी स्किन है ना, मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब स्किन। तो वो कहते हैं हम अपनी स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन कंप्लीट करवा लेंगे, ब्रीदिंग वगैरह पूरा का पूरा हम कंप्लीट करवाएंगे। ओके, अभी इनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन आया नहीं है। पहले वाले ने क्या किया? अपने पूरी बॉडी के सरफेस से किया। दूसरे वाले ने क्या किया कि भाई मैं तो अपनी क्यूट सी स्किन यूज़ करूँगा, अर्थवर्म। ठीक है, अब आए इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स की बॉडी देखिए, कीड़े मकोड़े कैसे होते हैं, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, सिंपल। तो इनके अंदर पूरा किसके थ्रू होगा? ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, उसी के थ्रू ये लोग रेस्पिरेशन ब्रीदिंग वगैरह अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इंसेक्ट्स के पास क्या? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जैसे बोलेंगे ट्रैकियल ट्यूब्स।
ठीक है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हमारे पास मछली वगैरह की। तो देखो धीरे धीरे हम कहाँ आ रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, है ना, हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते जा रहे हैं। तो गिल्स हमारे पास किसके अंदर मिलते हैं, कुछ आर्थ्रोपोड्स हो गए हमारे पास, कुछ मोलस्क हो गए। तो अब बात करते हैं गिल्स की। ये स्पेशल वेस्कुलाइज स्ट्रक्चर होते हैं। वेस्कुलाइज का मतलब जहाँ पे ब्लड की कंटिन्यू सप्लाई हो रही होती है, ठीक है। सो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्क हो गए, ठीक है। और जबकि लंग्स की अगर मैं बात करूँ तो लंग्स कौन यूज़ करेगा, हम लोग यूज़ करते हैं, क्लियर। तो लंग्स के लिए एक वर्ड यूज़ होता है पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो लंग्स कौन यूज़ करेगा, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूँ तो फिश क्या यूज़ करेंगे, गिल्स। और बाकी जो एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, वो क्या यूज़ करते हैं, लंग्स। उसके थ्रू अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट कराएंगे, क्लियर। और हमारा मेंढक तो अलग ही रहता है। तो मेंढक क्या है, एम्फीबियन है, वो क्या करता है, अपनी स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करवाएगा, क्यूट स्किन के थ्रू, तो बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्लियर। तो नंबर 1 कौन था, लोअर इनवर्टिब्रेट्स। ये क्या करते हैं, अपनी पूरी एंटायर बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू करवाएंगे एक्सचेंज, क्लियर। फिर था अर्थवर्म। अर्थवर्म कहता है मेरी स्किन से करा लो, ठीक है। इंसेक्ट्स बोलते हैं, उनके तो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसी के थ्रू करवा लेंगे। फिर आते हैं गिल्स। गिल्स किस में है, मछली में, ठीक है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो भी हो गए तुम्हारे पास। लंग्स किसके पास है, हमारे पास है, समझ में आया। इसके अलावा एक हमारे पास एम्फीबियन होता है जो कि फ्रॉग, वो हमारे पास क्यूटेनियस स्किन के थ्रू करता है। 11th में चैप्टर था फ्रॉग, उसके अंदर हमने देखा था वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी करता है, क्यूटेनियस भी करता है। इसके अलावा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, वो 3 तरीके के रेस्पिरेशन कंप्लीट कर सकता है अपने, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सुनो, हमारे पास मानो यहाँ पे एक तरीके से नोज़ है, ठीक है, एक इधर नॉस्ट्रल एक इधर। तो यानी कि हमारे लिप्स के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, 2 नॉस्ट्रल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखो तुम्हें एक रास्ता सा नजर नहीं आ रहा, क्लियर। तो ये क्या है, नेजल पैसेज। अब नेजल पैसेज जैसे ही खत्म होगा तो उसके पीछे क्या खुलेगा, एक रास्ता, एक चैम्बर, एक बिल्कुल रूम सा खुलेगा। तो नंबर 1 नॉस्ट्रल प्रेजेंट है। नॉस्ट्रल कहाँ ओपन होंगे, नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज कहाँ जाएगा, नेजल चैम्बर के अंदर, क्लियर। अब नेजल चैम्बर हमारे पास फेरिंग्स में ओपन होगा। अब ये फेरिंग्स वही रास्ता है जहाँ से तुम्हारा फूड का पाइप भी जा रहा है और वहीं से तुम्हारा एयर का पाइप भी जा रहा है, क्लियर। तो फेरिंग्स, अगर मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हम फूड वाले को अलग करेंगे, हम अपना आगे चलते हैं ट्रैकिया के पास, ठीक है। तो फेरिंग्स जो है हमारा, वो हमारे पास ट्रैकिया बनाएगा आगे जाके, ट्रैकिया में ओपन होगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। अब लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स, जिसकी वजह से हम लोग बोल पाते हैं, आवाज़ बाहर आ पाती है, ठीक है। तो पहले फेरिंग्स कहाँ एक तरीके से ओपन होगा हमारे पास, ट्रैकिया के अंदर। लेकिन बीच में क्या रास्ता आएगा, लैरिंग्स, जो कि हमारे पास क्या है, कार्टिलेजियस बॉक्स है, जिसकी वजह से साउंड प्रोडक्शन हो पाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्वेलिंग, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, ताकि आपका खाना लैरिंग्स में ना जा पाए। तो इसके अलावा सुनो, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आप खाना खाओगे तो वो आपके पास लैरिंग्स के अंदर खाना चले जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या एक सिस्टम है, लैरिंग्स के ऊपर एक लगा रहता है ढक्कन, एक फ्लैप टाइप, जिसको बोलते हैं हमारे पास ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर है जिसको बोलेंगे एपीग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के ऊपर का हिस्सा एपीग्लॉटिस, क्लियर। तो हमारे पास ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। इसके अलावा ट्रैकिया, अब देखो मैंने पूरे गले वगैरह पूरी बात हो गई है, फेस की पूरी नॉस्ट्रल वगैरह सारी हम, अब देखो नॉस्ट्रल चला था, फिर नॉस्ट्रल से कहाँ आए थे हम, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से फेरिंग्स, ठीक है। फिर फेरिंग्स से कहाँ गए थे हम, वो डिवाइड हो गया था हमारे पास फूड पाइप में, विंड पाइप में। उससे पहले क्या था, लैरिंग्स, ठीक है। अब लैरिंग्स हो गया, अब क्या है हमारे पास, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया बिल्कुल लॉन्ग, एक तरीके से लंबा सा एक रास्ता है, ठीक है। सो स्ट्रेट ट्यूब है हमारे पास, जो कि हमारे चेस्ट मिड थोरेसिक कैविटी में आके ख़त्म होती है, ठीक है। अब ये क्या करती है हमारे पास, इसकी लोकेशन याद रखो, ये डिवाइड होगी 5th थोरेसिक वर्टेब्रा पे, ठीक है। और इधर भी डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट राइट, ठीक है, दोनों पोर्शन में डिवाइड हो गई। यानी एक लंबी सी एक ट्यूब आ रही थी जो कि 5th थोरेसिक वर्टेब्रा पे रुकी आके, और फिर ये लेफ्ट लंग में डिवाइड हो गई, एक इधर राइट में, ठीक है। तो बोलेंगे हमारे पास लेफ्ट राइट ब्रोंकी, क्लियर। अब ये ब्रोंकी यहीं पे रुकने नहीं वाली,
ठीक है, हमने लंग्स देखा है ना स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे हो गया ये ब्रोंकी, फिर इसने दोबारा डिवीजन की, ये क्या बना ब्रोंकियोल्स, फिर ऐसी सेकेंडरी टर्शरी बहुत बार होती जाएगी आपके पास। ठीक है, इनको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। तो ये क्या है ब्रोंकी, ये क्या है ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स के ऊपर एक बलून लाइक एक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एल्वियोली। तो याद रखना लंग्स को तीन चीज बना रही होती हैं, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और आपके पास क्या होगा एल्वियोली। क्लियर। तो हमारे पास सुनो, जैसे ही हमारे पास ब्रोंकी बनी तो इसने फर्दर डिवीजन की, बना है सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकी। क्लियर, जो कि आगे जाके टर्मिनेट हो जाएगी ब्रोंकियोल्स पे जाके। समझ में आया। अब ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स को सपोर्ट करने के लिए रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ताकि वो एक दूसरे में इलझे ना। क्लियर। अब ब्रोंकियोल्स हमारे पास एक बलून लाइक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाके टर्मिनेट होती हैं जिसे बोलते हैं एल्वियोली। तो तीन चीज हमारे पास लंग्स बना रही होती है, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, जिसे जो कि पूरा का पूरा लंग बनाएगी। ठीक है, अब लंग्स हमारे पास कितने होते हैं, दो। ठीक है, एक इधर लंग, एक हमारे पास इधर लंग हो गया। ठीक है, लंग्स के ऊपर दो मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। जैसे कि लंग्स हो गए, एक बाहर की मेम्ब्रेन आउटर, एक अंदर की इनर मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन्स का नाम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। जैसे हार्ट की मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा, पेरिकार्डियम। यहाँ वाली का क्या होगा, प्लूरल मेम्ब्रेन। और बीच में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड। क्यों, ताकि फ्रिक्शन ना हो पाए, क्योंकि लंग्स घिस जाएंगे हमारे। तो बीच में क्या भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड। और वैसे मेम्ब्रेन का नाम क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो बाहर वाली आउटर, अंदर वाली इनर। अब सोच के देखो, जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो किससे अटैच होगी, थोरेसिक कैविटी से, यानी चेस्ट रीजन से अटैच होगी। क्लियर। और जो अंदर की जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके साथ कांटेक्ट में होगी, तो वो अंदर की लंग के सरफेस से अटैच होगी। समझ में आया। तो हमारे पास लाइनिंग थी, मैंने आपको बता दी। तो जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग के कांटेक्ट में है। क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ कौन सा कंडक्टिंग पार्ट है, कौन सा एक तरीके से जहाँ पे रियल में एक्सचेंज हो रहा है, तो सुनो, कंडक्टिंग पार्ट नॉस्ट्रल से लेके आपके पास ब्रोंकियोल्स तक का जितना भी जो रीजन था वो सारा क्या है आपके पास, कंडक्टिंग पार्ट है। यानी कि बेसिकली वो O2 को लेके आ रहा है बस। ठीक है, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं बस, लाना उसका काम है। बीच में कुछ भी वो इधर उधर का काम नहीं करते। अगर मैं बात करूँ एक्सचेंजिंग पार्ट कौन सा रियल में एक्सचेंज करवाता, वो है एल्वियोली। क्योंकि एल्वियोली ये है, इसके पास में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब हमने अभी क्या लिया, फ्रेश एयर, तो अंदर क्या भरा हुआ, O2। अब बॉडी क्या कंटिन्यूसली यूज कर रही है, O2, तो वो क्या रिलीज करेगी, CO2। तो CO2 एल्वियोली के अंदर आ जाएगी और एल्वियोली की O2 किसके पास जाएगी, बॉडी के पास। तो रियल में एक्सचेंज का काम कर कौन रहा है, तो वो कर रही है हमारे पास एल्वियोली। समझ में आया। तो सुनो, द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, the part starting with external nostril to the terminal bronchioles is known as conducting part। ठीक है, जबकि जो एल्वियोली का जो पार्ट है वो कौन सा है, रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट, जहाँ पे रियल में आपके पास O2 CO2 का बॉडी के बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर। तो सुनो, कंडक्टिंग पार्ट ने ट्रांसपोर्ट किया एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोली तक, जिसने इसके अलावा इसके एक्स्ट्रा काम भी क्या है हमारे पास, कंडक्टिंग पार्ट फॉरेन पार्टिकल से भी हम लोगों को बचा के चलता है। ठीक है, जैसे कि हमारे नोज़ में जैसे कि हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि कुछ भी बाहर से अगर आ रहा है तो वहीं की वहीं ट्रैप हो जाए। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमिडिफाई भी करते हैं एयर को, जैसे कि बाहर मानो बहुत गर्म हवा है, बहुत ठंडी हवा है, तो उसको बॉडी के अंदर उसी टेम्परेचर पे लाएगी धीरे 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 कंडक्टिंग पार्ट। क्लियर। एक्सचेंज पार्ट वो है जो कि रियल में साइट है जहाँ पे हकीकत में O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। सुनो, अब बात करते हैं लंग्स किस किस तरीके से प्रेजेंट है हमारे, कैसे कैसे। अब देखते हैं लंग्स हमारे थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये एयर टाइट चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है ना, मतलब कि साइड से भी इसको किसी ने पकड़ के रखा है, आगे से भी प्रोटेक्शन, पीछे से भी, नीचे से भी। इसका मतलब हमारे पास जैसे कि दो लंग्स हैं। ठीक है, साइड में से प्रोटेक्शन किसने दी, रिब्स ने। ठीक है, पसलियों का ढांचा होता है, हम सबको पता है, यानी कि लिटरली किसने इसको कवर कर रखा है, रिब्स ने। आगे हमारे पास होती है एक हड्डी जिसको बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम, अब आगे का जो रीजन होगा उसको बोलेंगे वेंट्रली। ठीक है, पीछे क्या है हमारे पास, वर्टेब्रल कॉलम, तो आगे से भी प्रोटेक्शन हुई, पीछे से भी। और
साइड से भी हो गई, ठीक है। तो पीछे किसने सपोर्ट किया, वर्टेब्रल कॉलम। अब वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट है पीछे की तरफ तो बोलते हैं डॉर्सली, क्लियर। नीचे क्या होता है हमारे पास, डायफ्राम, क्लियर। अब डायफ्राम हमारे पास नीचे से प्रोटेक्शन दे रहा है, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर में प्रोटेक्शन मिल गई हम लोगों को, ठीक है। तो लंग्स हमारे पास थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट है, थोरेसिक मतलब चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर बना रहा है, क्लियर। थोरेसिक चैम्बर डॉर्सली अगर मैं बात करूँ तो वहाँ कौन बैठा है, वर्टेब्रल कॉलम, और वेंट्रली कौन है, स्टर्नम। लेटरली किसने प्रोटेक्शन दी, रिब्स ने, और नीचे से किसने प्रोटेक्शन दी, डायफ्राम ने। तो एक तरीके से सुनना, अगर मेरी रिब्स की जो मेरी बेसिकली जो रिब केज है अगर वो ऊपर की तरफ सांस लेगा, ठीक है, स्टर्नम ऊपर की तरफ उठेगी, तो एक तरीके से लंग्स भी साथ साथ ऊपर नीचे उनकी क्या होगी, एक तरीके से मूवमेंट होगी, क्योंकि मेरे पास जो लंग्स हैं उसके आसपास कौन बैठे हुए हैं, ये सारी की सारी वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, डायफ्राम। तो अगर इन सब में चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली मेरे लंग्स के अंदर भी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, थोरेसिक चैम्बर के बारे में मैंने जो जो आपको बताया, तो ये काफ़ी एनाटॉमिकली सेटअप हमें दिखाया है। इसमें क्या होगा, अगर चेंज हमारे थोरेसिक कैविटी में आ रहा है, चेस्ट कैविटी में आ रहा है, तो इससे हमारे पास लंग्स के अंदर भी चेंज आने वाले हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर आपका चेस्ट रीजन ऊपर की तरफ होगा तो लंग्स भी तो उठेंगे आपके, समझ में आया। आगे देखो, अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सो नंबर 1 है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हमें पता है O2 लेनी है, CO2 हमें बाहर रिलीज करनी है, ठीक है। O2 कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से। CO2 कहाँ से रिलीज करेंगे, एल्वियोली रिलीज करवा देगी। उसके बाद जो आपने जो O2 ली है, जो आपने अब जो CO2 बाहर छोड़ने वाले हो, तो O2 किसके पास है, एल्वियोली, और CO2 किसके पास है, बॉडी के पास। तो अब O2 और CO2 का एक्सचेंज करवा दो बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्लड में क्या आ गई, सारी की सारी O2। अब ये O2 कौन यूज़ करेगा, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए भेज दो जितनी भी जो सेल वगैरह है, टिश्यू वगैरह है, जिसको ज़रूरत है, ठीक है। अब जैसे ही O2 चली जाएगी उन सेल्स के पास, तो सेल क्या करेगा, उसका यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है, सेल हो चाहे टिश्यू हो। जैसे ही O2 कंप्लीट यूज़ हो गई, उसके बाद क्या रिलीज़ होगा, CO2। तो टिश्यू वगैरह ने क्या रिलीज़ करके दी हम लोगों को, वापस से CO2। अब ये CO2 किसके पास जाएगी, एल्वियोली के पास। एल्वियोली बाहर कहाँ भेजेगी, एटमॉस्फेयर में, थ्रू द नॉस्ट्रिल। खत्म। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, पहले ब्रीदिंग करवाएंगे, ठीक है, सांस ले लिया आपने, फिर जो आपने जो O2 ली है उसका डिफ्यूजन करवा दो अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ठीक है। एल्वियोली क्या करेगी, सारी O2 दे देगी ब्लड को, और ब्लड की सारी CO2 ले लेगी खुद, ठीक है। अब जो O2 हमने दिया ब्लड को, अब ब्लड उसको यूज़ करवाएगा जिस भी सेल को चाहिए, ठीक है। जैसे ही सेल के पास पहुंचेगी तो वो ब्लड और टिश्यू उसको यूज़ करेंगे, और जितनी भी जो O2 होगी वो वापस से एल्वियोली को दे दी जाएगी। समझ में आया। इससे आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जिसको भी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।